अभी आप नोएडा शीश स्मारक के सामने खड़े हुए हैं। मैं कर्नल महेंद्र कुमार नोएडा शीश स्मारक का डायरेक्टर हूँ और इसकी देखरेख मैं करता हूँ। ये स्मारक 13 अप्रैल 2002 में सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? 99 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, उस टाइम पर जब शहीदों के पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर आ रहे थे तो उनको रिसीव करने के वाला कोई नहीं था और उनको आगे उनके नेक्स्ट ऑफ किन या परिजनों के पास भिजवाने वाला कोई नहीं था। उस टाइम पर नोएडा में रिटायर्ड फौजी लोग जो हैं, वेटरन्स, भूतपूर्व सैनिक, सब ने इकट्ठे होकर के इस चीज़ की महत्ता जो है एहसास किया कि हमारे को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी चाहिए और ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ पे इनकी यादगार को कायम रखा जाए। तो हम लोगों ने उस टाइम पर ये स्मारक बनाने की सोची, मगर हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई रिसोर्सेज नहीं थे। उस टाइम पर जनरल के.बी. मेहता, जो कि सेंट्रल आर्मी के आर्मी कमांडर थे, वो रिटायर हुए। वो हमारे सीनियर मोस्ट थे। उन्होंने ये बीड़ा उठाया। उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से मेल मिलाप किया। यूपी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सहयोग देने का वादा किया और उन्होंने उसके मुताबिक नोएडा अथॉरिटी को भी इंस्ट्रक्शंस दी, उनको हिदायत दी कि आप इनका एक बहुत अच्छा ये कॉज है, बहुत अच्छा ये इन्होंने जो केस टेकअप किया है, इनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए और नोएडा में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने हमारे को ज़मीन दी, नोएडा अथॉरिटी ने, और जो उनसे बन पाया, जैसे पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, वो उन्होंने हमारे को दिया। मगर बाकी के जो फंड है वो हमने अपनी डोनेशंस, पुराने रिटायर्ड फौजियों ने अपने आप जेब में से इकट्ठी करके इसको जो है इसका संचालन किया। इसकी लेआउट तैयार की गई और इसका आर्किटेक्ट को बुलाया और उसके बाद में ये स्थापना हुई इसकी। फिर इसका गार्डन भी बना और जैसे मैंने पहले बताया आपको, 13 अप्रैल 2002 को इसका सेना के तीनों प्रमुखों ने इसका उद्घाटन किया। नोएडा वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। शीश स्मारक जो है ये इसको संस्था चला रही है, जिसमें कि हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, जिसमें जिनकी उम्र अभी कईयों की 90 साल तक हो चुकी है और वो अभी भी उतनी श्रद्धा, उतनी ही अपनी लगन से काम करते हैं जैसे कोई और करेगा। अभी मैं आपको शीश स्मारक के अंदर ले चलूँगा और आपको हर एक यहाँ के फीचर से, हर एक जगह से, लेआउट से और शहीदों की समाधियों से मैं आपको अवगत कराऊँगा और मुझे पक्का यकीन है कि आप इससे ज़रूर प्रभावित होंगे। आइए, आप मेरे साथ अंदर आइए। जो आप सामने देख रहे हैं, ये रोल ऑफ ऑनर ग्रेनाइट के ऊपर, ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर शहीदों के नाम अंकित किए हुए हैं। ये टोटल 41 हैं, जो कि 62 वॉर से लेकर के अभी तक जो सारे तमाम शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि 62 में जो शहीद हुए थे, सबसे पहले है नायक लक्ष्मी चंद। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 1962 के जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ऐसे ही उसके बाद में जो होते रहे J&K के अंदर, कारगिल के अंदर या ऑप पवन श्रीलंका के अंदर। और आप देखेंगे कि टोटल हमने 10 स्लैब्स बनाई हैं, जिसमें से कि 6 स्लैब्स भर चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस स्पीड से, किस तीव्रता से हमारी जवान जो हैं शहीदी प्राप्त कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़े गर्व की बात है गौतम बुद्ध नगर के लिए कि इतने शहीद हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं।
ये एक मेमोरियल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है। एक ही मेमोरियल है जो कि अपनी किस्म का है, ट्राई सर्विसेज मेमोरियल जिसको बोलते हैं। तीनों अंगों के जो शहीद होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वो सबके नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। मेरे जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये इस्क्रा ट्रेनर जेट है, पॉलिश ओरिजिन का, जो कि 1975 में इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके 2 लाख के करीब फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने के बाद में इसको एयरफोर्स से फेज़ आउट किया गया है। और 2004 में ये इसको सर्विस में से निकाल दिया गया था। 16 फरवरी 2006 को एयरफोर्स के जो उस समय चीफ थे, एयर चीफ मार्शल SP त्यागी, उन्होंने ये एक मॉडल, एक्चुअल जो एयरक्राफ्ट था, इसका मॉडल के तौर पे नोएडा शहीद स्मारक संस्था को भेंट किया, ताकि इसको देख करके लोग, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स वगैरह, यंग जनरेशन प्रोत्साहित होती रहें और इसको देख करके मोटिवेट होते रहें, ताकि वो एयरफोर्स की तरफ खींचें और ज्वाइन करें, हमारी देश की जो सेनाएं हैं उनको सुरक्षित बनाएं। ये जो आप मेरे पीछे शिप मॉडल देख रहे हैं, ये INS चेन्नई D65 है। ये कलकत्ता गाइडेड मिसाइल सीरीज़ डिस्ट्रॉयर की क्लास में से तीसरा ये पानी का जहाज़ है, जो कि माझगान डॉक्स में बनाया गया था। और मनोहर पारिकर जो उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी कमीशनिंग 16 दिसंबर 2016 को की थी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर एनुअल रीथलिंग सेरेमनी के दौरान जब यहाँ पर आए थे 22 फरवरी 2020 में, तो उन्होंने ये मॉडल नोएडा शहीद स्मारक संस्था को ये भेंट किया था, ताकि ये एक नेवी का चिन्ह यहाँ पर मौजूद हो, जो कि यहाँ पर नहीं था, ताकि लोग इससे जो है मोटिवेट होते रहें, प्रोत्साहित होते रहें और नेवी के प्रति एक जो है उनके मन में भावना रहे और नेवी ज्वाइन करने की जो है मंशा उनके मन में पैदा हो। विकसित यूरोपीय देशों में फैक्ट्री का फ्लोर संभालने लगे हैं AI से चलने वाले रोबोट। जर्मनी में कर्मचारियों की कमी की समस्या इससे कैसे सुलझाई जा रही है, देखिए मंथन में शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्मारक के चारों तरफ जो है एक बहुत सुंदर गार्डन बनाया गया है लैंडस्केपिंग के ज़रिए। मैं खुद एक लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट हूँ
2017 में हमने ये पूरे गार्डन की लैंडस्केपिंग की। उससे पहले भी गार्डन था, मगर 2017 में जब हमने लैंडस्केपिंग की तो उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए जिनसे कि खूबसूरती गार्डन की देखने को बनती है। जैसे मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे है अगेव की आइलैंड बनाई गई है, जिसमें दुनिया के अलग अलग जगह पर प्रजाति के अगेव हमने यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ मेक्सिको के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, कैलिफोर्निया, कुछ थाईलैंड से भी मंगाए गए हैं। मैं उनके प्रमुख नाम जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जेमिनी फ्लोरा, जो कि एक स्पाइक्स की तरह, जैसे सीधी नीडल होती है, उसकी तरह 2 पौधे यहाँ पर हमने बनाए हैं। अब इनको भी 3 साल हो गए हैं और 3 साल में काफ़ी बड़े हो गए हैं। और पूरे जो इसकी शेप है वो एक ओवल शेप की तरह, ओवल की तरह शेप इसकी दी गई है, एक अंडे की शेप दी गई है। और उसके बाद में मैक्रोकांथा है। मैक्रोकांथा में भी 2-3 वैरायटी हैं, जैसे एक ग्रे कलर है और एक ग्रीन कलर है। फिर उसके लेफ़्ट में एक टीटा नोटा है, जो कि बड़ी रेयर वैरायटी है और काफ़ी कॉस्टली है। उसको लायंस मेन बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं है उसका, लायंस मेन का। अगर पीछे जाएं तो एक और अगेव है, उसका नाम है ब्लू विंड, बड़े टेक्निकल नेम है। उसके पीछे जो है एक विक्टोरिया रेगिना, जो कि बड़ा हार्डी प्लांट होता है, उसके पत्ते बड़े हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना भी मुश्किल है। उसके एंड के ऊपर जो है निडल आपको नज़र आएगी। और एक पीछे की तरफ जो हैं 2 पौधे हैं गिनी गोला, काफ़ी मोटा उसका पत्ता होता है, उसके पत्तों में जो है काफ़ी रस होता है और बड़ी आसानी से टूट जाता है। और उसके आगे आपको अगर नज़र आ रहा है तो इसके फॉक्सटेल बोलते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोटेनिकल नेम जिसका एटेनुआटा है, एटेनुआटा, जो कि वो वाला है। उसके बाद में ये अमेरिकन अगेव है, जो कि ग्रे कलर में है। इसके मार्जिन्स के ऊपर आपको ग्रीन जो है स्ट्रिप नज़र आ रही है। और इसी तरह जिप्सोफिला है। जिप्सोफिला में 2 वैरायटी मिलेगी, एक आपको मिलेगी ग्रीन जो पीछे की तरफ है, एक मिलेगी आइवरी कर्ल्स, जो कि यहाँ सामने नज़र आ रही है। एलोवेरा के भी वैरायटी हैं और छोटे छोटे हमने सीडलिंग्स इनके लगा रखे हैं, जो कि मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। और कई बार हम एज ए गिफ्ट जो हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं उनको हम दे देते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, एक आगेव की आइलैंड थी, उसी तरह उसके पैरेलल बराबर बनाने के लिए, ताकि सिमेट्री बरकरार रहे, हमने ये कैक्टस की आइलैंड बनाई हुई है। इसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी के किस्म के कैक्टस लगा रखे हैं। जैसे मेनली गोल्डन बैरल है, इसमें 5-6 कम से कम पौधे कैक्टस, जो कि मेरे पर्सनल प्लांट से घर के, वो मैंने पिछले 20-25 सालों से मैं उगा रहा था, वो मैंने यहाँ पे डोनेट किए हैं, भेंट किए हैं और यहाँ पर लगा रखे हैं। इसी तरह इसके पीछे पैचीपोडियम एक सकुलेंट है, वो भी हमने लगा रखा है। उसके लेफ़्ट और राइट में एक, इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं, जो कि कैलिफोर्नियन प्लांट है, कैक्टस की वैरायटी है। इसमें लाल फूल आता है। बीच में हमने रैबिट ईयर्स लगा रखे हैं कैक्टस। फिर उसके बाद में मेमलेरिया की वैरायटी है, जो कि फूल देती है। और बीच में फिर जो है कुछ सेंसेवेरिया की वैरायटी भी लगा रखी है हमने, टाइगर वैरायटी। और इसी तरह डाइकिया की भी वैरायटी है, जैसे ये, इसको हम डाइकिया बोलते हैं, ये वाला, ये हमने डाइकिया का बॉर्डर दे रखा है। और सामने जो बॉर्डर है ये यूफोर्बिया, जो कि नॉर्मली रेड में होता है, मगर एक तो पौधे हमने येलो के भी लगा रखे हैं। तो ये है एक अलग हटके चीज़ है तो बाकियों से, ताकि ये वैरायटी यहाँ पे कायम रहे। और अलग अलग लोगों का अलग अलग वैरायटी में इंटरेस्ट होता है। किसी का अगेव में इंटरेस्ट है, किसी का कैक्टस में इंटरेस्ट है, किसी का एनुअल्स में इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से तकरीबन हर एक आदमी को अपने अपने इंटरेस्ट के यहाँ पर फूल पौधे मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी हो।
क्योंकि मैं खुद एक लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट हूँ और लैंड हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ। ये अपने आप में एक सक्षम गार्डन है जो कि हमारे स्मारक को की ब्यूटी को और इसकी गरिमा को और भी आगे बढ़ाता है। शीश स्मारक का विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत होता है और दिन ब दिन हर साल जो हम इसमें उन्नति करते जा रहे हैं और बेहतरी हो रही है और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो इस साल हमने पहले से ही उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे हमेशा की तरह ड्राइंग के ऊपर इसकी पहले प्लान किया जाता है गार्डन, जिसमें कि कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, जैसे फूलों के रंग, उनकी हाइट और कंट्रास्ट और किस जगह पे उनको लगाना है। उस हिसाब से जैसे स्टेम वाले फूल हैं उनको क्या बैकग्राउंड में लगाना है उनको, और जो लीनियर जो नीचे रहने वाले फूल हैं जो बेल जैसे होते हैं, जैसे वर्बीना है, पिटूनिया है, पेंजी है, ऐसे जो फूल हैं वो कहाँ पर जो हैं वो लगाएंगे। तो ये सब प्लानिंग से पहले हम इसको करके चलते हैं। प्लान करने के बाद में फिर हम पौध इनमें लगाते हैं, जो कि तकरीबन 90 दिन के अंदर पौध रेडी होकर के फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाती है और 90 दिन के बाद तकरीबन सेकंड वीक फरवरी में उनका ब्लूम आना शुरू हो जाता है और तकरीबन ये ब्लूम तकरीबन 1 महीना रहता है। फरवरी 15 से लेकर के तकरीबन 28 फरवरी तक फुल ब्लूम हो जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं अपने मालियों की वजह से, उनके मेहनत की वजह से, और जो फूल हम लगाते हैं मोटे तौर पे मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। जैसे एंटीराइनम है जिसको कि डॉग फ्लावर भी बोला जाता है, पिटूनियाज है, रेंथमम ये आइस प्लांट है, फिर सैल्विया है जो कि छाया में लगाया जाता है, इसी तरह फिर वर्बीना है, वर्बीना के बाद जाफरी है, गेंदा है, डेलिया हमारा बहुत बढ़िया होता है और हम इसको तकरीबन मोटे तौर पे 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो वो फूल जो कि हम के क्यारियों में लगाते हैं, वो तो खैर उसकी शोभा बढ़ाते ही बढ़ाते हैं गार्डन की। उसके अलावा हम तकरीबन 1000 गमला अलग अलग किस्म प्रजाति के फूलों के लगाते हैं, जो कि कहीं भी हम उनको सेट कर देते हैं और वो खूबसूरती को और भी ऊपर उभार के लाते हैं। थैंक यू। मेघालय प्रकृति की गोद में बसा ये है मेघालय। इन दिनों यहाँ स्टार्टअप्स काफी फल फूल रहे हैं। द प्लेस वेयर द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज। हम जैसे जब तक आपका स्टिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। हम लोग ब्लू टी भी बनाते हैं, वाइट टी भी बनाते हैं। फर्स्ट हैंड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी हैंडलिंग ऑफ कार्केसेस हो गए। कृषि स्टार्टअप देखिए असम और मेघालय से 9 मार्च से 30 मार्च तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लैंडस्केप्ड एरिया है गार्डन का, जो कि 2017 में हमने इसको लैंडस्केप किया था और इसका मेन फीचर है वाटरफॉल, जो कि आपके सामने नीचे आ रही है। एक बहुत ही मधुर ध्वनि इसमें से
पैदा करते हुए पानी नीचे गिरता है, जो कि सुबह शाम को जो लोग घूमने आते हैं इसका आनंद लेते हैं। इसके अलावा इस गार्डन के अंदर टपोरी अलग अलग किस्म की भी हैं, जैसे फाइकस पांडा है, बॉटल ब्रश है, और बीच में हमने कुछ रोज़ बेड्स भी लगा रखे हैं। इसके अंदर बहुत खूबसूरत और रेयर प्लांट्स लगाए गए हैं। इस आइलैंड के अंदर हमने टपोरी हैं अलग अलग किस्म की, और ये फाइकस की वैरायटी है जो कि थाईलैंड से इंपोर्ट की गई थी, और इसकी उम्र तकरीबन अभी 27 साल हो गई है। आप जैसे नीचे से तने से देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। इसके साथ में एक और छोटा पौधा है जो कि बहुत बारीक जिसकी पत्तियां हैं फाइकस की, वो ये वाला है, और वो भी थाईलैंड से हमने इंपोर्ट किया था। और ये बहुत ही खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, और इनकी जो देख रेख है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे को इनकी जड़ों के अंदर फंगीसाइड वगैरह जैसे लगानी, और पानी का ध्यान रखना। ज़्यादा पानी भी जो देने से है इनका नुकसान हो सकता है, तो हमारे को जल्दी से जल्दी ये इसके बेड, अभी आप देख रहे हैं कि नीचे हमने फूल लगा रखे हैं, मगर ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे को इनकी गुड़ाई करके जो है इनको रोशनी देनी पड़ेगी, धूप देनी पड़ेगी, ताकि जो इसकी जड़ों को ताकत मिल सके और ये और पौधा हेल्दी हो सके। ये एक यहाँ का मेन फीचर है जो कि वाटरफॉल की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नोएडा के अंदर भी एप्पल उगाया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि श्री हरिओम शर्मा, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने ये डेवलप की है वैरायटी। और ये 3 साल पहले मैंने 2 पौधे मंगाए थे, और दोनों पौधे महफूज हैं और आज तक चल रहे हैं, और ये पौधा बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें फूल आ करके फल भी लगना शुरू हो गया है। पिछले साल दोनों पौधों के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पर छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने 8 और 9 फल दिए थे, मगर इस साल मुझे उम्मीद है अभी 3 साल से ऊपर हो गए हैं और ये मुझे खूब अच्छा फल देंगे। और एक सबसे बड़ी ये उपलब्धि नोएडा के अंदर है शीश स्मारक की, कि हम इनको उगा पाए और इनको संभाल पाए और ये फल भी देने लगे। ये बड़ी एक सबके लिए हर्ष उल्लास की बात है हमारी कामयाबी के लिए। अभी मैं अडेनियम सेक्शन में खड़ा हूँ, और इसकी भी 2 प्रजातियाँ होती हैं। एक ओबेसम, जिसको कि डेजर्ट रोज़ बोलते हैं, ये डेजर्ट रोज़ हैं ये वाले, और दूसरी इसकी प्रजाति है अरेबिकम्स, जो कि पिछली रो में पड़े हुए हैं। डेजर्ट रोज़ ओबेसम्स बहुत खूबसूरत पौधा है जो कि गर्मियों में गुलाब की तरह फूल देता है, और ये कम से कम 6-7 महीने आपको फूल देता रहेगा। इसकी देख रेख बड़ा हार्डी प्लांट है, और देख रेख इसकी बड़ी आसान है। इसका जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, और इसको टाइम पर जो है एंटी फंगल पाउडर लगाते रहें, देखते रहें। सर्दियों के दौरान ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, तकरीबन नवंबर के 1st-2nd वीक के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसे बिहेव करता है, और ये 3 से 4 महीने तक डॉर्मेंसी में रहता है। जैसे इस साल थोड़ी विंटर लंबी चली गई और अभी तक डॉर्मेंसी में चल रहा है, अभी निकलने की कोशिश कर रहा है। प्लांट इज स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ डॉर्मेंसी। इनकी प्रूनिंग कर दी गई है, अभी इनका जो है फटाव शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसके अंकुर बन रहे हैं और निकल आएंगे। जैसे ही इसके अंकुर निकलेंगे उसके साथ साथ इनके फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। जब इसके फूल निकलेंगे तो ये देखने को बनते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है इनको देखने का। अलग अलग कलर्स में होते हैं, बहुत बहुत सुंदर कलर आ रहे हैं इसमें आजकल। और जो अडेनियम ग्रोअर्स हैं उन्होंने इस फील्ड के अंदर बहुत तरक्की की है, बहुत मेहनत की है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुई है।